हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ाया है एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसमें मैंने बताया था कि एक चित्रकार हैं जिनका नाम फ्रेडरिक सारियो। उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी और चारों पेंटिंग जो है उनके सपनों का संसार को दर्शाती थी। उनका मानना था कि निरंकुश राजतंत्र खत्म होकर के लोकतंत्र हो गया है और सभी विश्व के जितने भी देश हैं सब में भाईचारा स्थापित हो गया है। चलिए, आज इसी कड़ी में हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य हुआ करता था। तो 1789 से पहले पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित था और उसका राजा जो है लुई 16वां और उसके परिवार के लोग हुआ करते थे। फ्रांसीसी क्रांति एक जन आंदोलन था। यह 1789 से 1799 ईस्वी तक चला। इसे विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जा सकता है। तो माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है एक दिन की बात नहीं थी और एक वर्ष की बात नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1799 ईस्वी के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी, ये सभी घटनाएं जो है फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आती हैं। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि राजतंत्र का जो है पूरी तरह से विध्वंस हो गया और वहाँ की सत्ता जो है फ्रांस की जनता या नागरिक के हाथों में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र गठन होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। और क्रांति ने ये कहा कि अब जो है एक राष्ट्र का गठन होगा और यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो नागरिक हैं, जो समुदाय हैं, वही इस फ्रांस की नीति को तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों की एक सामूहिक पहचान हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो अब इस क्रांति में जो पितृभूमि था, यानी कि जो उनके धन दौलत संपदा थी, और नागरिक, अब वहाँ के समुदाय जो है 3 समुदायों में अलग अलग बटा हुआ था। राजतंत्र, कुलीन वर्ग, ठीक है, मध्यम और किसान, मजदूर, तमाम तरह की जो है ना वहाँ कैटेगरियाँ बटी हुई थी। तो इनको समान अधिकार दिए गए थे। चलिए, अब देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होने के क्या कारण हैं। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था और क्रांति के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था क्या रही है जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति हुई। और इस टॉपिक में हम लोग यह भी कवर करेंगे आखिर पूरे यूरोप में फ्रांस में ही ये क्रांति क्यों हुई। इसको हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था क्या थी। फ्रांस की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि फ्रांस की पिछली सदियों की व्यवस्था में देखी जा सकती है, जिसे पुरातन व्यवस्था या आसिया रिजिम कहा जाता है। तो आसिया रिजिम का मतलब होता है कि जो पिछले दिनों में, पिछले शताब्दियों में जो घटनाएं घटी हैं, उनको जो है क्रमबद्ध जानकारी आसिया रिजिम कहलाता है। तो फ्रांस की घटना जो है, क्रांति जो है, एक आकस्मिक घटना नहीं रही है। यह फ्रांस में कई सदियों से देखी जा रही थी। आप देखे होंगे कि लुई 13वां, लुई 14वां, 15वां और 16वें में जाकर के हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति जो है एक दिन की आकस्मिक घटना नहीं रही है। यह सदियों से चली आ रही एक सोच थी। तो अब उस पुरातन व्यवस्था में पहली व्यवस्था है सामाजिक स्थिति। फ्रांस का समाज असमानता और विशेषाधिकारों के आधार पर विभाजित था। प्रत्येक वर्ग के अंदर भी श्रेणियां थीं, जिनके अधिकार और सुविधाओं में असमानता थी। तो कहा गया है कि फ्रांस की जो समाज था वह असमानताओं से घिरा हुआ था, खासतौर पर विशेषाधिकारों के आधार पर। विशेषाधिकार का मतलब कुछ लोगों को अच्छी व्यवस्था दी गई थी, अच्छी छूट दी गई थी करों में, और बहुत सारे लोगों को जो है इससे वंचित रखा गया था। प्रत्येक वर्ग के अंदर श्रेणियाँ थी। अगर वह कुलीन वर्ग का है तो उसमें भी कई श्रेणियाँ थी।
यदि वह मध्यम वर्ग का है तो उसमें भी कई श्रेणियाँ थी। तो इस प्रकार वहाँ का समाज जो है विकसित था, बटा हुआ था। जैसे कहा गया है कि उच्च पादरी वर्ग और कुलीन सामंत वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। कहा गया कि जो पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है, इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह लोगों से काफ़ी विशिष्ट हुआ करते थे। मध्यम वर्ग, कृषक और मजदूर आदि सर्वसाधारण वर्ग के अधिकारहीन थे। तो कहा गया है कि जो मध्यम वर्ग थे, कृषक थे, मजदूर थे, ये सभी सर्वसाधारण वर्ग के अधिकारहीन था। ये समाज जो है अधिकारहीन था। इनको किसी भी प्रकार की जो है विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनको साधारण वर्ग कहा जाता था। तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, पहला है पादरी वर्ग। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक थी। रोमन कैथोलिक ऐसा एक समुदाय था जो चर्च के पुराने नियमों को मानता था। अतः पादरियों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो यूरोप में माना जाता है कि पुराने समय में यूरोप में दो तरह के पैरेलल शासन चलते थे। एक पादरी वर्ग चलाता था जो चर्च के अधीन आता था, दूसरा जो थे शासक चलाते थे। तो पादरियों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पादरियों में दो वर्ग थे, उच्च पादरी वर्ग तथा सामान्य पादरी वर्ग। उच्च पादरी वर्ग में आर्क बिशप, एबे आदि पद थे। तो जो आर्क बिशप बनते थे, एबे बनते थे, वह उच्च पादरी कहलाते थे। यह कुलीन वर्ग से आते थे। ये पद खरीदे जाते थे। वहाँ पर इतना भेदभाव था कि यह पद जो है लोग खरीदते भी थे। अतः उच्च पादरी सामान्यतः अमीर कुलीनों के पुत्र हुआ करते थे। इनकी आय बहुत अधिक थी। तो पादरी होना भी एक वहाँ गौरव की बात थी। इस पद को लोग खरीद लेते थे। जो पैसे वाले थे, कुलीन वर्ग, इस पद को खरीद करके अपने बच्चों को आर्क बिशप और एबे बनाते थे और ये अच्छे खासी जो है पैसे कमाते थे। राज्य की 10% भूमि पर इनका अधिकार था। तो फ्रांस के जो राज्य है, इसके 10% भाग पर चर्च का शासन हुआ करता था। यानी चर्च जो है 10% भूमि का मालिक था। 2% उपहार के रूप में राजा को देते थे। तो 2% जो है राजा को ये गिफ्ट करते थे। इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में नहीं थी। अब ये पादरी होते भी ये धार्मिक कार्यों में लिप्त नहीं हुआ रहा करते थे। वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। चलिए आगे है, सामान्य पादरी वर्ग में स्थानीय गिरजाघरों के पादरी हुआ करते थे। जो दूसरा वर्ग है सामान्य पादरी वर्ग, इसमें स्थानीय गिरजाघरों में जो पादरी होते थे वो निम्न वर्ग या किसान परिवार से आते थे। इन छोटे पादरियों की आय बहुत कम थी, परंतु जनता के सभी धार्मिक कार्यों को यह छोटे पादरी ही संपन्न किया करते थे। जनता के कष्टों से परिचित इन पादरियों ने क्रांति के समय जनता का सहयोग किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब पादरी वर्ग भी दो भागों में डिवाइड था, एक उच्च पादरी वर्ग और एक निम्न पादरी वर्ग, तो जब क्रांति हुई तो निम्न पादरी वर्ग जो कि किसान या फिर जो आम जनता थी, ये लोग भी क्रांति में जो निम्न वर्ग थे इनका साथ दिए थे। चलिए इसमें आता है विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग थे, उसमें आता है दूसरे नंबर पर कुलीन वर्ग। पहला हमने देखा कि पादरी वर्ग क्या है, दूसरा है कुलीन वर्ग। विशेषाधिकार प्राप्त दूसरा वर्ग कुलीन सामंतों का था। राज्य, सेना और चर्च के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इनका अधिकार था। जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, इनका जो है सेना में, चर्च पर और महत्वपूर्ण पदों पर जो है इनका विशेष अधिकार था। यह वर्ग अनेक उपवर्गों में बटा था। प्राचीन अभिजात वर्ग के सामंत, इसमें क्या आते थे, प्राचीन अभिजात वंशों के सामंत, यानी कि ऐसे राजघराने जो प्राचीन काल में हुआ करते थे परंतु आज इनके परिवार चले आ रहे हैं। तो इन वंशों के जो सामंत होते थे ये आते थे। सैनिक सामंत आते थे, दरबारी सामंत आते थे, नागरिक और न्यायिक प्रशासन के पोशाकधारी सामंत आते थे। राजकृपा से बने नवोदित सामंत भी इसमें आते थे। जिसके ऊपर जो है राजा का हाथ हो वह नवोदित सामंत कहलाता था। तो वह भी जो है कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। इनमें अभिजात सामंत नवोदित सामंतों को और दरबारी सामंत प्रांतीय सामंतों को हे की दृष्टि से देखते थे। अब यहाँ पर जो कुलीन वर्ग है अब ये भी विभाजित हो रहा है। जो अभिजात सामंत हैं
जो अभिजात सामंत मतलब कि जो राजघराने संबंधित सामंत हैं वो नवोदित सामंतों को और दरबारी सामंत प्रांतीय सामंतों को हेय दृष्टि से नीच दृष्टि से देखा करते थे। तो अभिजात जो है नए सामंतों को और दरबारी सामंत जो है वह प्रांतीय सामंत को हेय दृष्टि से हीन दृष्टि से देखा करते थे, यानी कि उनका कोई इज्जत नहीं था इनके सामने। आर्थिक दृष्टि से भी सभी सामंत समान नहीं थे, परंतु सभी सामंतों को अनेक अधिकार प्राप्त थे। अब इनमें भी पैसे को लेकर के काफ़ी कैटेगरियाँ बटी हुई थी। ये एक समान जो है अमीर नहीं हुआ करते थे, परंतु इनमें भी अनेक विशेषाधिकार इनको प्राप्त था। सन 1781 के बाद सेना में कमीशन केवल कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। संपूर्ण भूमि का 5वां भाग इनके पास था। अब जो है संपूर्ण भूमि का 10% भाग पादरी वर्ग के पास और संपूर्ण भूमि का 5वां भाग यानी संपूर्ण भूमि का 1/5 इनके पास हुआ करता था। और एक बात और थी कि कुलीन वर्ग के लिए जो है सेना में कमीशन यह कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। सेना में भर्ती केवल कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। कुलीन वर्ग कोई कर नहीं देता था। अब बात यहाँ पर यह है कि कुलीन वर्ग जो है सबसे अधिक आय भी रखता था, पूरे संपूर्ण भूमि का 1/5वां भाग भी रखता था और इनके लोगों को विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, फिर भी एक कर नहीं देते थे। परंतु जनता पर कर और जुर्माना लगाने, न्याय करने, शिकार करने, बेगार लेने आदि सभी सामंत किसानों का शोषण करते थे। तो अब रही बात, इनको तो अधिकार प्राप्त हो गया कि ये कुछ नहीं देंगे, ठीक है, परंतु जो जनता थी, जो आम जनता, उनके ऊपर कर लगाने का कार्य यही लोग करते थे। जो सामंत होते थे वह किसानों का शोषण करते थे और कार्य क्या करते थे? जुर्माना लगाना, न्याय करना, शिकार करना, बेगार लेना, यानी कि जो कर होते थे इन सब का लेने का कार्य इनका होता था। लुई 13वें के समय, अब देखिए लुई 13वां यहाँ पर जो है ये हम क्रांति के समय से बहुत साल पहले की बात हो रही है। लुई 13वें के समय एक नाम आता है रिचलू, जो फ्रांस का धार्मिक नेता था, सामंत भी था और राजनयिक था, ने सामंतों के बहुत से राजनैतिक अधिकारों में कटौती कर दी। अब बात यहाँ पर आती है कि यदि सन 1789 ईस्वी में यदि क्रांति हुआ तो इसका कारण क्या था? तो एक कारण यहाँ पे भी बनेगा। तो रिचलू जो एक राजनयिक था, धार्मिक नेता था और सामंत भी था, उसने लुई 13वें के समय से ही बहुत सारे सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दिया था। सामंत अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो क्रांति से पूर्व लुई 16वें के सुधारों का पार्लियामेंट में विरोध और स्टेटस जनरल बुलाने की मांग इन सामंतों की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था। अब रही बात कि यदि हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो सामाजिक व्यवस्था में लुई 13वें के समय में रिचलू ने जो अधिकार इनसे छीने थे, जब पार्लियामेंट में इसका विरोध हुआ, पार्लियामेंट मतलब कि लुई 16वें के समय में एक संस्था थी जो न्याय का कार्य करती थी, तो पार्लियामेंट में ये विरोध हुआ और विरोध होने से पार्लियामेंट सदस्यों ने, जो कुलीन वर्ग से आते थे, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की मांग की। तो इनका ये मानना था कि कुलीन वर्ग के जो भी अधिकार छीने गए थे ये अधिकार वापस कर दिए जाएं। चलिए दूसरा वर्ग आता है अधिकारहीन वर्ग यानी सर्वसाधारण वर्ग। तो हम लोगों ने विशेषाधिकार प्राप्त जितने भी वर्ग रहे हैं, जैसे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के प्रकार, पादरी वर्ग के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो वर्ग साधारण वर्ग है, फ्रांस की अधिकांश जनता कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। देश की 94% जनता इस वर्ग में थी। अब रही बात 6% जो लोग थे वो लोग आते थे विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग में, परंतु 94% साधारण वर्ग में आते थे। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग में बहुत असमानता थी। इसके आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब जो 94% लोग हैं यह भी आर्थिक रूप से कमज़ोर मजबूत हुआ करते थे, तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है मध्यम वर्ग, दूसरा है कृषक वर्ग, तीसरा है मजदूर वर्ग। तो देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग है वह कितना मजबूत था। तो मध्यम वर्ग, इस वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, सरकारी कर्मचारी आदि लोग सम्मिलित थे। तो मध्यम वर्ग
ये भी काफ़ी संपन्न था। इसमें व्यापारी आते थे, शिक्षक आते थे, वकील आता था, डॉक्टर आते थे, लेखक और सरकारी कर्मचारी भी आते थे। इनके पास धन और योग्यता थी, किंतु समाज और राजनीति में इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो मध्यम वर्ग भी आर्थिक रूप से तो मजबूत था, परंतु राजनीतिक तौर पर इनको वंचित रखा गया था। यह सुधारों के पक्षधर थे और अपने हित में कानून में परिवर्तन कराकर कुलीन वर्ग के समान अधिकार पाना चाहते थे। यह मध्यम वर्ग की ही क्रांति का वाहक बना। और जो मध्यम वर्ग थे ये काफ़ी पैसे वाले थे, परंतु इनके पास पैसे होने से ही क्या, जब इनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, तो यह भी चाहते थे कि हमें भी कुलीनों के समान अधिकार प्राप्त हों। कुछ तो ऐसे मध्यम वर्ग के लोग थे जो कुलीन से भी अमीर हुआ करते थे। तो यही जो है क्रांति के वाहक बने। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ग है कृषक वर्ग। फ्रांस में सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी। कुल जनसंख्या का 80% किसान थे। ठीक है, तो 94% में तो सभी लोग आ गए। उस 94 में, या फिर कहा जाए टोटल 100% में 80% किसान थे। स्वतंत्र और अर्धदास दोनों प्रकार के किसान कुलीनों के शोषण के शिकार थे। चाहे वह स्वतंत्र हो चाहे अर्धदास हो, ये सभी लोग कुलीन वर्ग के शोषण के शिकार हो गए थे। इन्हें अपनी आमदनी का लगभग 80% भाग राज्य, चर्च और कुलीनों को कर और नजराने के रूप में देना पड़ता था। अब जो कृषक वर्ग था, अपने हिस्से का 80% भाग वह कुलीन वर्ग को, चर्च को और जो लोग सामंत थे उनको जो है नजराने के रूप में या फिर कहा जाए कर के रूप में ये देते थे। उनसे अपनी निम्न सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण असंतोष था। यह असंतोष शोषक सामंतों के विरुद्ध क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। अब किसान वर्ग जब इससे परेशान हो गया कि हमारे इस पूरे संपत्ति का 80% भाग कर के रूप में जा रहा है, तो यह भी सामंतों के ऊपर खिन्न थे, जिससे कि क्रांति का कारण ये भी बनता है। चलिए नेक्स्ट आता है तीसरा वर्ग, मजदूर वर्ग। यह वर्ग मध्यम वर्ग और पूंजीपतियों पर निर्भर था। इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इस वर्ग में शहर में रहने और मध्यम वर्ग के संपर्क के कारण राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। जो मजदूर वर्ग थे, जब यह लोग यहाँ काम करते थे, उनके साथ रहते रहते इनमें चेतना का विकास हुआ और इन्होंने भी काफ़ी योगदान किया क्रांति को होने में। चलिए अब देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है। तो पहला हो गया सामाजिक स्थिति, इसके प्रकार हमने देख लिया। दूसरा है राजनीतिक स्थिति। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में राजनीतिक चेतना का तीव्र प्रसार हो रहा था। मध्य पूर्व के शासक प्रबुद्ध शासन के द्वारा अपने राज्य में सुधारात्मक परिवर्तन कर रहे थे। यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश हो रही है कि जितने भी 17वीं 18वीं शताब्दी के पहले के जो शासक होते थे, वह समय समय पर परिवर्तन करते आ रहे थे, जिसमें माना जाता है कि ये कुशाग्र बुद्धि के थे, काफ़ी तेज़ दिमाग के थे। इनको पता था कि हम सुधार नहीं करेंगे तो हमारा देश नहीं चल पाएगा, इसलिए वो परिवर्तन भी कर रहे थे और सुधार भी कर रहे थे। परंतु फ्रांस के शासक समय की मांग को समझ नहीं सके। जो लुई 16वां था, वह समय की मांग को नहीं समझ सका और पुरातन व्यवस्था में परिवर्तन करने के स्थान पर निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन करते रहे। इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, निरंकुश और स्वेच्छाचारी अपने मन से शासन करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप यह निकला कि फ्रांस में जनता का आक्रोश 1789 में क्रांति के रूप में प्रकट हो गया। तो यदि समाज के प्रति सुधार नहीं होगा, उनके लिए कोई कार्य नहीं होगा, तो जनता जो है विद्रोह करेगी, और यही 1789 को हमें देखने को मिला। तो इसमें देखते हैं कि राजनीतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र तथा अक्षम शासक वर्ग क्या है। तो हमने इसके पहले पार्ट में बताया था निरंकुश क्या होता है, यानी ऐसा राजा जिसका पूरे राज्य पर अधिकार हो, अपनी वे स्वेच्छा से किसी को भी दंड दे या फिर अपने नीतियों में परिवर्तन करे, यह निरंकुश राजतंत्र होता है, जो केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है। तो फ्रांस में हेनरी चतुर्थ, ये प्राचीन काल की बात है, थोड़ा पहले की बात है, द्वारा स्थापित बुर्बो वंश का निरंकुश राजतंत्र लुई 14वें के समय अपनी शक्ति की प्रकाष्ठा पहुंच गया था। तो हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किया।
जो बुर्बो वंश से संबंधित था। लुई 14वें के समय में यह अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, ये सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त कर लिया था। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे। राजा ही कानून बनाता, वही कर लगाता, स्वेच्छा से व्यय करता, किसी भी कैद करके यानी किसी को भी कैद करके बिना मुकदमा चलाए सजा देना, अपनी इच्छा से ही वह विदेशी राज्यों से युद्ध अथवा संधि करता था। तो लुई 14वें के समय तक राजा को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वह कर भी लगा सकता था, कानून भी बना सकता था, अपनी इच्छा से वह कहीं पर भी उसे व्यय कर सकता था, किसी को भी बिना मुकदमे के कैद कर सकता था और अपनी इच्छा से ही विदेशी राज्यों से युद्ध या फिर संधि करता था। इतनी यानी सब कुछ जो है एक राजा ही करता था। इसीलिए लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि राज्य के सभी कार्य यदि शासक के हाथ में हो तो वह शासक कह ही सकता है कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वें के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। तो लुई 14वां का यानी लुई 15वां, लुई 16वां, जो शासक हुए अयोग्य साबित हो गए। इसके पश्चात लुई 15वां गद्दी पर बैठा, वह कमज़ोर और विलासी शासक था। लुई 14वें के शासन को रखैलों की सरकार कहा जाता था। अब लुई जो 14वां है, इसके शासनकाल को रखैलों की सरकार भी कहा जाता है, एक उपनाम दिया जाता है। लुई 15वां के बाद लुई 16वां शासक बना। उसमें निर्णय लेने और नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव था। वह अपनी रानी मैरी एंटायनेट के प्रभाव में रहता था। अब लुई 16वां जो था वह अयोग्य शासक था। वह अपनी इच्छा से संविधान में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं किया, अपने जो है प्रजा के प्रति किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सका, जिसके कारण से उसके ऊपर जो उसकी रानी थी मैरी एंटायनेट, जो उसके मतलब कि इसके राजकाज में, उसके राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो रानी मैरी एंटायनेट ऑस्ट्रिया की रानी मारिया थेरेसा की पुत्री थी। तो यहाँ पर इनसे नहीं मतलब है। जो लुई 16वां की पत्नी थी मैरी एंटायनेट, वह ऑस्ट्रिया से की निवासी थी, यानी ऑस्ट्रिया की वह एक तरह से राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया से पूर्व में शत्रुता होने के कारण फ्रांस की जनता उससे घृणा करती थी। जो फ्रांस की जनता थी वह रानी से घृणा करती थी और उसे घृणित राष्ट्रियन भी कहती थी। जो फ्रांस की जनता थी वह रानी मैरी एंटायनेट को घृणित ऑस्ट्रियन के उपनाम से भी बुलाती थी। वह राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। लुई 16वां रानी के दबाव के कारण ही किसी प्रकार का सुधार करने में असफल रहा। तो यहाँ पर रानी जो है राजकाज में काफ़ी हस्तक्षेप करती थी। जितने भी राजनीतिक कार्य होते थे उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, जिसके कारण से लुई 16वां जो है अपने कार्यों को नहीं कर सका और बदलाव में करने में भी असक्षम रहा, जिसके कारण से यह क्रांति होने का कारण बनता है। तो एक कारण जो है रानी का स्वभाव भी आ सकता है, या फिर एक कह लीजिए कि रानी जो है फ्रांस की जनता से बदला भी ले रही थी, क्योंकि वहाँ की जनता जो है उनसे घृणा करती थी। चलिए आगे है प्रतिनिधि सभाओं की शक्तिहीन स्थिति। क्रांति होने के कारण और भी हैं, जैसे कि प्रतिनिधि सभा, जो भी सभाएं बनी थी वो काफ़ी शक्तिहीन थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं था। फ्रांस में राजा की शक्ति को सीमित करने के लिए स्टेटस जनरल नामक संस्था थी, परंतु लुई 13वें के समय से यह अप्रभावी रहा। स्टेटस जनरल का अधिवेशन सन 1614 के बाद नहीं बुलाया गया था। अब एक संस्था का निर्माण हुआ था स्टेटस जनरल। तो स्टेटस जनरल जो है लुई 13वें के समय से ही अप्रभावी हो गया था। लगभग देखा जाए तो लगभग 150 से अधिक सालों तक यह अप्रभावी रहा। इसका आखिरी बैठक जो है सन 1614 ईस्वी में हुआ था, यानी 86 उधर कर लीजिए और 89 इधर कर लीजिए, यानी कि लगभग 170-80 सालों तक यह निष्क्रिय रहा। ठीक है। दूसरी संस्था, ये तो पहला हो गया, पहला संस्था का नाम है स्टेटस जनरल। ठीक है। दूसरी संस्था का नाम था पार्लमा, जो प्रतिनिधि संस्था न होकर के उच्चतम न्यायालय के समान थी। इसका एक अन्य कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना होता था। तो दूसरी संस्था का नाम है पार्लमा, जो उच्च न्यायालय की तरह काम करता था और जो भी राजा के आदेश होते थे वह उनको कानून के रूप में
पंजीकृत करता था। फ्रांस में कुल 13 पार्लियामेंट थीं, जिसमें से पेरिस की पार्लियामेंट सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट मानी जाती है। पार्लियामेंट के न्यायाधीश कुलीन वर्ग के होते थे। अब यहाँ बताया गया है कि जो दूसरी पार्लियामेंट थी, जो दूसरी संस्था थी, पार्लियामेंट कहलाती थी। पार्लियामेंट के जो न्यायाधीश होते थे वह कुलीन वर्गों से ही आते थे और इनका कार्य होता था न्याय करना और राजा के आदेशों को पंजीकृत करना, एक कानून के रूप में संरक्षित कर देना। लुई 16वें के समय इस सभा की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो पहली बात है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट थी उसमें कुलीन वर्ग आते थे। राजा लुई 16वां जो राजा था वह निरंकुश शासक था, जिसके कारण से पार्लियामेंट की शक्तियों में वृद्धि हो गई और यह राजा का विरोध करने लगी। इसके विरोध में जनता का ध्यान राजा की नीतियों की तरफ आकर्षित हो गया। जब पार्लियामेंट ने विरोध किया, अब विरोध करने का रीज़न ये था कि जो लुई 13वें के समय में जो भी इनके अधिकार छीने गए थे, कुलीनों के अधिकार छीने गए थे, उनको वापस करने के लिए ये राजा का विरोध करने लगी कि राजा जो है इनको पुनः वापस करे और कुलीनों को विशेषाधिकार में और शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस कारण से जनता का ध्यान राजा की नीतियों पर जाने लगा। चलिए, और जो है नेक्स्ट, अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था। अब राजनीतिक कारण में आता है असक्षम यानी अयोग्य शासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासन पर किसी प्रकार का जो है नियंत्रण न होना। फ्रांस की शासन प्रणाली अत्यंत अव्यवस्थित थी और असक्षम थी। शासन में राजा की सहायतार्थ 5 समितियां थीं जो कानून बनाने, आदेश जारी करने तथा अन्य घरेलू और विदेशी मामलों में से संबंधित कार्य करती थी। फ्रांस में स्थानीय शासन केंद्र से ही संचालित होता था। अब रही बात फ्रांस में जो स्थानीय शासन था, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे केंद्र है, ठीक है, केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा है। यदि कहा जाए कि किसी गांव में कोई घटना घटी है, इसके लिए कुछ करना है, तो एक केंद्र से ही संचालित होता था, जबकि इस समय ऐसा नहीं है। इस समय जो है स्थानीय घटनाओं को पुलिस प्रशासन देख लेती है और यहाँ के क्षेत्रीय लोग देख लेते हैं, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं था। वहाँ के क्षेत्रीय कार्यों में भी केंद्र का ही हाथ होता था, यानी कहा जाए राजघराने का ही संबंध होता था। स्थानीय कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों के लिए राजधानी से आदेश लेना पड़ता था। केंद्र की कमज़ोर स्थिति के कारण कर्मचारी भ्रष्ट और अनियंत्रित हो गए तथा मात्र अपने हित साधन में लगे रहते थे। जब केंद्र शक्तिहीन हो तो उसके कर्मचारी भी अपने लाभ के लिए कार्य करने लगते हैं। चलिए, नेक्स्ट है भ्रष्ट न्याय और कानून व्यवस्था। फ्रांस में जो है भ्रष्ट न्याय व्यवस्था भी रही और कानून व्यवस्था भी रही। शासन के अन्य अंगों की तरह कानून और न्याय के क्षेत्र में भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल गया था। संपूर्ण देश में 385 प्रकार के न्याय विधान प्रचलित थे। जिस देश में या जिस राज्य में 385 प्रकार के न्याय विधान हो, वह कैसे चल सकता है? एक क्षेत्र में जो कानून था वह दूसरे क्षेत्र में गैर कानूनी माना जाता था। अब यदि कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में यदि 385 प्रकार हो, तो एक क्षेत्र में जो न्याय दिया गया दूसरे क्षेत्र में वह वर्जित है, वह गैर कानूनी है, तो कैसे जो है शासन चलेगा? न्यायिक पदों को बेचा जाता था। अब यहाँ पर जो है न्यायिक पद जो थे, जो न्यायाधीश के पद थे, इनको भी बेचा जाता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। एक वारंट लेत्र द कासे द्वारा किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो लेत्र द कांसे का मतलब है कि एक वारंट द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ किए उनको सीधे गिरफ्तार कर लेना और बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल देना। लेत्र द कांसे का मतलब यही होता है। इस प्रकार फ्रांस का राजनीतिक जीवन भ्रष्ट, गतिहीन और जर्जर हो गया था। तो दूसरा जो कारण बनता है क्रांति होने का, वह था राजनीतिक कारण, जो भ्रष्ट था, गतिहीन था और जर्जर था, मतलब कि कमज़ोर था। तीसरा कारण आता है आर्थिक कारण। तो किसी भी राष्ट्र के पतन की अगर बात करते हैं या उत्थान की बात करते हैं तो 3 चीज़ों की बात होती है: सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। तो तीसरा कारण हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक कारण या आर्थिक स्थिति। तो यह हम लोग पढ़ रहे हैं कि सन 1789 से पहले फ्रांस की क्या स्थिति रही, पुरातन व्यवस्था क्या रही है, उसको हम लोग देख रहे हैं।
तो बुर्बो वंश के अधीन फ्रांस की अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख थी, यानी कि पतन की तरफ चल गई थी। शासकों की विलासिता, अपव्ययता, वित्त नीति, दोषपूर्ण कर प्रणाली और कृषि उद्योग तथा व्यापार के विकास के प्रति उदासीनता ने फ्रांस को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। जिस देश में जो शासक हो वह विलासी हो जाए, वह अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से उसको पैसे को खर्च करे, वित्त नीति कोई न हो, दोषपूर्ण जो है कर प्रणाली हो, जो टैक्स लेने का जो प्रचलन है वह दोषपूर्ण हो, और कृषि को बढ़ावा न मिले, उद्योग धंधे और व्यापार को जो है लोग ज़्यादा देख रेख न करें, उदासीन हो जाए, तो ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि शासकों की विलासिता और बजट का अभाव। राजा की व्यक्तिगत संपत्ति तथा राजकोष में कोई अंतर नहीं था। माना जाए कि जो राजकोष था वही शासक की संपत्ति था, यानी कि दोनों सेम। राजा और उसका परिवार शान शौकत और विलासिता पर मनमाने धन व्यय करता था। अपनी शान शौकत में, अपने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मनमाने ढंग से धन को खर्च करना इनका काम था। राज्य की समस्त आय का 3/4 भाग युद्धों और राजनयिक संबंधों पर व्यय किया जाता था। अब किसी भी राज्य का 3/4, अगर आय मान लीजिए 4 हो और 3 भाग जो है केवल युद्ध में और राजनयिक संबंध में यानी पार्टीबाजी में ख़त्म हो जाए, तो वह देश कैसे चलेगा? आर्थिक रूप से कमज़ोर ही होगा। तो फ्रांस की क्रांति होने का रीजन आर्थिक कारण बनता है, क्योंकि वहाँ का शासक विलासीपूर्ण था और राजनयिक संबंध बनाने के चक्कर में और युद्ध के चक्कर में उन्होंने 3/4 भाग जो है खर्च कर देते थे। लुई 14वें और 15वें द्वारा लड़े गए युद्धों में फ्रांस की आर्थिक स्थिति को पहले से कमज़ोर कर दिया था। इसके बावजूद लुई 16वें ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अब लुई 14वां और 15वां इन्होंने भी काफ़ी युद्धों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, परंतु जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो लुई 16वें ने अमेरिका की क्रांति में भाग ले लिया। अब उस क्रांति में भाग लेने से इनके पैसे खर्च और हो रहे थे। रानी अपने दास दासियों पर बहुत अधिक धन व्यय करती थी। क्रांति से पूर्व फ्रांस को प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़ घाटा हो रहा था। तो क्रांति से पहले 2.5 करोड़ रुपए हर वर्ष यदि घाटा हो, तो ऐसे में जो है वहाँ की जो जनता थी वो क्रांति पर आई। अब देखते हैं कि दोषपूर्ण कर प्रणाली जो इसी का हिस्सा है, आर्थिक कारण का ही हिस्सा है। अधिकांश जमीन सामंतों के पास थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामंतों के पास संपूर्ण भूमि का 1/5वां भाग था। पादरियों के पास जो है यानी संपूर्ण भूमि का 10% था, यानी 10वां भाग था। परंतु अधिकांश भूमि का मालिक होने के बावजूद विशेषाधिकार प्राप्त सामंत और पादरी वर्ग प्रत्यक्ष करों से मुक्त थे। अब रही बात, इनके पास ही ज़मीन है, इनके पास ही संपत्ति है, फिर भी ये कर नहीं दे रहे हैं। एक कारण तो ये हो गया कि दोषपूर्ण कर व्यवस्था। करों का अधिकांश भार किसानों और सामान्य जनता को उठाना पड़ता था। जो कर देने वाले थे वो किसान थे और आम जनता थी। किसानों की उपज का अधिकांश भाग भूमि कर यानी टाइल के रूप में चला जाता था। अब जो किसान उगाते थे लगभग 80% जो है वो टैक्स दे देते थे, कर देते थे। इसके अतिरिक्त उनके उपज का 10वां भाग धर्म कर यानी टाइल कहलाता था। अब जो उन्होंने उपजाया है उसका 10वां भाग उनको चर्च को देना पड़ता था, जिसको टाइल कहा जाता था, जिसको धर्म कर कहा जाता था, तथा कई अन्य प्रकार के सामंतों को देने पड़ते थे। अब जो किसान था इतना परेशान हो गया था कि पहली बात है कि अपने टैक्स को राजा को देना, फिर जो है अपने उपज का 1/10वां भाग चर्च को देना, जिसको धर्म कर या टाइल भी कहा जाता था, और बाकी जो बचे सामान ये उठा ले जाते थे। सन 1778 के पश्चात मंदी का दौर में सामंतों ने अपनी हानि की पूर्ति के लिए सामंतीय करों में वृद्धि कर दी। अब जब 1778 ईस्वी में फ्रांस में अकाल पड़ा, सूखा आया, तो मंदी का दौर चल गया। इस मंदी के दौर में सामंतों ने करों में वृद्धि कर दी ताकि वो अपने हानि का, अपने जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई कर सकें, जिसके कारण किसान और भी परेशान हो गए, क्योंकि अकाल पड़ने से
वहाँ पे उत्पादन कम हुआ और जनता त्राही त्राही करने लगी थी। करों को ठेके पर वसूल करने की प्रथा थी। अब कर वसूलने के लिए भी सामंत लोग जो है ठेका देते थे कि जाइए आप कर वसूलिए, ठीक है। ठेकेदार अधिक मात्रा में कर वसूल कर एक हिस्सा स्वयं रख लेते थे। अब जो ठेकेदार होते थे वह कर ज़्यादा वसूलते थे और काफ़ी हिस्सा यानी उस कर का एक हिस्सा अपने पास रखते थे तथा राज्य को मात्र 60 से 65% ही राजस्व प्राप्त होता था। करों की दरों में असमानता थी। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो आर्थिक व्यवस्था में जो ठेकेदार होते थे, जो सामंत के ठेकेदार होते थे, वह कर वसूलने में बहुत आगे थे और उन्होंने जो 30 से 35% जो है कर 35 से 40% अपने पास रख लेते थे जो ठेकेदार होते थे, और 65% जो है वह राजस्व के रूप में शासक के पास जाता था। और यहाँ पर करों की दरों में भी असमानता थी, किसी से कर ज़्यादा लिए जाते थे, किसी से कम लिए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं, कृषि तथा उद्योगों की उपेक्षा। तो आर्थिक कारण में यह भी आता है कि कृषि और उद्योग की उपेक्षा करने से एक राष्ट्र कैसे कमज़ोर हो सकता है, इसको देखते हैं। राज्य की ओर से कृषि के विकास हेतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के अयोग्य और कड़े नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की भी प्रगति नहीं हो सकी। राज्य में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रत्येक प्रांत को सीमा पर चुंगी देना पड़ता था। चुंगी मतलब यहाँ कर होता था, ठीक है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। अब जो वहाँ पर फ्रांस में राज्य की ओर से कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि कृषि में कितना पैदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं था। और इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं किया। हर सीमा पर जितने भी प्रांत बटे हुए थे फ्रांस में, हर सीमा पे इनको टैक्स देना पड़ता था, जिससे किसान जो है अपने उत्पादित वस्तुओं को दूर ले जाकर बेचने में काफ़ी इनको घाटा होता था। दाम बढ़ने से क्या होता था कि लोग खरीदार नहीं मिलते थे, जिसके कारण से ये काफ़ी गरीब हो गए। फ्रांस दिवालिया होने को था। जब ऐसी बात होगी तो फ्रांस क्या होगा, वो दिवालिया होगा, गरीब हो जाएगा। 1774 से 1778 के मध्य वित्त मंत्री तुर्गानेन, अब क्रांति होने के 4-5 साल पहले की बात है, वित्त मंत्री तुर्गा ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भूमि के उपयोग, मुक्त व्यापार नीति आदि कई सुधार करने का प्रयास किया, तो इसे पद से हटा दिया गया। जब वित्त मंत्री तुर्गा ने ये कहा कि आर्थिक स्थिति सुधारना है तो हमें भूमि का सही उपयोग करना चाहिए, खेती के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में मुक्त व्यापार यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं किसान हर सीमा पर, इसको मुक्त किया जाए, कर मुक्त कर दिया जाए, जिससे कि किसान अपने लाभ के लिए दूर दराज जो है बेचें और आर्थिक लाभ कमा सकें। जब इन सुधारों की बात वो कहे तो लुई 16वां ने वित्त मंत्री तुर्गा को उनके पद से हटा दिया। अगले मंत्री बनते हैं वित्त मंत्री नेकर, ने भी तुर्गा की भांति ही राज्य का व्यय कम करने के लिए कुलीनों पर कर लगाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या कहा, अब ऊपर तुर्गा तो केवल किसानों के हित की बात कर रहे थे, परंतु वित्त मंत्री नेकर ने ये कहा कि जो कुलीन वर्ग है इन पर भी कर लगाया जाए, जो कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, इनको कर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये तो कर वसूलते थे। परंतु यहाँ पर नेकर ने कहा कि नहीं, इन पर भी कर लगाओ। तो जब कर लगाने की बात आई तो रानी और कुलीनों के दबाव में उसे सन 1781 में पद से हटा दिया गया। अब जो है जब इन्होंने नेकर ने कहा कि कुलीन वर्गों पर भी आप कर लगाइए, तो रानी जो कि वहाँ पर लुई 16वां उसके दबाव में रहते थे और कुलीनों के दबाव में इन्होंने वित्त मंत्री नेकर को भी पद से सन 1781 में हटा दिया। रानी और दरबारी सामंतों के षड्यंत्रों और सामंतों के द्वारा सहयोग न करने के कारण आर्थिक सुधार के सभी प्रयास असफल हो गए। अब लुई 16वां चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब कुछ काम करने जाता तो अपनी रानी से ही वो मतलब कि मना लिया जाता कि नहीं आप ये काम मत करिए, और कुलीन वर्ग ने भी दबाव बनाया कि नहीं हमारे पर जो है विशेषाधिकार लागू रहेगा। तो इस प्रकार राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया। चलिए तीसरा कारण तो आर्थिक कारण खत्म हो गया। अब देखते हैं कि बौद्धिक क्रांति तथा क्रांति के अन्य कारण। अब बौद्धिक कारण का मतलब था कुछ ऐसे भी विचारक हुए हैं जिन्होंने क्रांति के पक्ष में काफ़ी काम किया है,
जैसे दार्शनिकों में एक नाम आता है मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की। माना जाता था पहले कि राजा के पास दैवीय अधिकार है, राजा जो है ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक तरह से दूत है, जो भी कहेगा वह सबकी भलाई के लिए करेगा। तो मास्टर के यहाँ कि राजा कोई दैवी अधिकार नहीं रखता है, वह राजा का यानी कि ईश्वर का प्रवर्तक नहीं है। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा जो शक्ति है वह किसी एक हाथ में नियंत्रित नहीं होनी चाहिए, यानी जो शासक है उसके हाथ में नियंत्रित नहीं होनी चाहिए। वह कहा कि यदि शक्ति का बंटवारा करना है तो 3 अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर देना चाहिए, जिससे कि शक्ति 3 भागों में डिवाइड हो जाए। अतः संवैधानिक शासन पद्धति के पक्ष में था। तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा है कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए और देश में जो है एक संविधान लागू होना चाहिए। दूसरे विचारक आते हैं वॉल्टेयर ने प्राचीन रूढ़ियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का विरोध किया, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च और पादरियों की विलासिता में जीवन को जनता के समक्ष रखा। उनका मानना था कि राजनीति तथा धर्म एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। तो वॉल्टेयर ने यह कहा कि जो पादरी वर्ग है, जो कैथोलिक चर्च में निवास करते हैं, जिनके पास पूरी संपत्ति का 1/10वां भाग है और एक कर भी वसूलते हैं, इनको जो है इन सबसे मुक्त कर देना चाहिए। पुरानी रूढ़ियाँ हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए और कभी भी राजनीति को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये वॉल्टेयर का कहना था, परंतु हम देखते हैं कि आज भी राजनीति धर्म पर ही आधारित होती है और आप अच्छे से जानते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में स्पष्ट किया कि शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अब यहाँ पर रूसो जो हैं एक महान विचारक हैं, उन्होंने ये कहा कि जो शासक है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। रूसो ने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है किंतु सर्वोच्च जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने ये कहा कि इंसान भले ही जन्म से जो जन्म पाता है वह स्वतंत्र होता है, परंतु जैसे ही जन्म पाता है उसे चारों तरफ से जो है समाज के द्वारा जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। रूसो की यह पुस्तक की बाइबिल कहलाती है। सभी पुस्तकों में जो रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वह जो है सभी पुस्तकों की बाइबिल कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेपोलियन का कथन था। अब नेपोलियन जो कि उस समय एक सेना नायक के रूप में काम कर रहे थे, उनका कथन था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। ये नेपोलियन कहना है और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि रूसो ने ऐसे अपने विचार रखे कि लोगों को मानना पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने कहा रूसो न होता था फ्रांस की क्रांति नहीं होती। आगे एक विचारक आते हैं दिदरो ने एक विश्वकोश की रचना की, एक डिक्शनरी की उन्होंने लिखा, जिसमें विभिन्न विचारकों के भ्रष्टाचार, निरंकुश शासन आदि पर आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किया। अब जो दिदरो थे, जितने भी विचारक हुए जो निरंकुश शासन का गुणगान करते थे, इनके गुणगान पर उन्होंने आलोचना लिखा, एक विश्वकोश की रचना की, जिसमें सभी विचारकों के जितने भी विचार थे कि नहीं निरंकुश शासन अच्छा है, शाही तंत्र अच्छा है, इस पर उन्होंने आलोचना को लिखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बौद्धिक कारण में बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि फ्रांस में क्रांति होने क्या रीजन है, अपने अपने ढंग से लोगों ने समाज को समझाया था। यद्यपि यूरोप में अन्य देश भी फ्रांस की तरह पुरातन व्यवस्था थी। अब कहा जा रहा है कि फ्रांस में तो बहुत सारे देश हैं और सब जगह पुरातन व्यवस्था लागू थी, ऐसा ही लागू था, परंतु क्रांति फ्रांस में ही हुई। क्यों हुई? अब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे कुछ मूलभूत कारण थे। तो फ्रांस में पहली क्रांति हुई, इसका कारण क्या था? ठीक है, जबकि यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसा व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र था, वहाँ पर भी जनता थी, वहाँ भी टैक्स देने पड़ते थे, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुआ, इसका कारण देखते हैं। तो पहला कारण है कि फ्रांस में बहुत पहले से ही राष्ट्रीय राज्य तथा केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो फ्रांस में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय राज्य और केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना हो गई थी। फ्रांस की जनता वंशानुगत निरंकुश शासकों की मनमानी और स्वार्थी रवैये से परेशान थी। अब वहाँ की जो जनता थी वह निरंकुश राजतंत्र और उनके मनमाने स्वार्थ की
कारण बहुत काफ़ी परेशान थी, जबकि यूरोप के अन्य शासक प्रबुद्ध निरंकुश शासन द्वारा जनहित के कार्य कर रहे थे। अब रही बात जो अन्य क्षेत्र में जो शासक थे, वो जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए अपने संविधान में, अपने नियमों में एक बदलाव करते आ रहे थे, जिसके कारण वहाँ की जनता खुश थी, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं था। यहाँ पर यानी कहा जाए प्रचंड निरंकुश शासन तंत्र था। सामंत निरंकुश राजतंत्र द्वारा छीन ली गई, जो सामंत निरंकुश राजतंत्र द्वारा छीन ली गई थी, अपनी राजनैतिक शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। अब रही बात कि जब लुई 13वें की बात आती है, तो उनके जो एक मंत्री थे रिशलू, उन्होंने जो है सामंतों के कुछ विशेषाधिकार छीन लिए थे। तो जितने भी सामंत थे वो चाहते थे कि उनके पुराने जो विशेषाधिकार हैं वो पुनः प्राप्त हो जाए। तो क्रांति होने का रीज़न ये भी था। फ्रांस की क्रांति में मध्य वर्ग यानी जो मध्यम वर्ग है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, जबकि यूरोप के अन्य देशों में प्रगतिशील और जागरूक मध्यम वर्ग का अभाव था। जबकि अन्य देश जो थे यूरोप के, उनमें जो है प्रगतिशील मध्यम वर्ग का अभाव था, वो बढ़ चढ़ करके क्रांति में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। फ्रांस के किसान अन्य देशों के किसानों से अधिक संपन्न और स्वतंत्र थे। उन्हें अपने जीवन यापन की समस्याओं की अपेक्षा सामंती अधिकारों से अधिक परेशानी थी। तो फ्रांस के किसान काफ़ी समझदार थे अन्य यूरोप के अन्य देशों की तुलना में, इसलिए वो अपनी क्रांति की मांग कर रहे थे। चलिए 5वां कारण देखते हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। 5वां कारण आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में हम लोग 2 कारणों को देखेंगे, वित्त संकट और सामंतों का विद्रोह। चलिए, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लुईस 14वां और 15वां युद्ध में तो लिप्त रहते थे, परंतु लुईस 16वें ने भी अमेरिका की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी पैसे जो है ख़त्म कर दिए, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था वहाँ की चौपट हो गई थी। सन 1788 और 89 में आए अकाल के कारण फ्रांस में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। अब उसी समय जो है फ्रांस में अकाल पड़ गया, किसान जो है परेशान हो गए, उपज कम हुई, जिसके कारण से वहाँ पे जो है विद्रोह होने की आशंका बढ़ गई थी। सरकार को अपना ऋण भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता थी, ठीक है, धन की आवश्यकता थी, परंतु कोई नया ऋण देने को तैयार नहीं था। पहले से ही कर भार उठा रही जनता अकाल के कारण नया कर देने की स्थिति में नहीं थी। अब देखिए, जब वहाँ की सरकार स्वेच्छाचारी है, तो वहाँ की सरकार ने मध्यम वर्ग के जो बड़े व्यापारी थे, जो बड़े लोग थे, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत थे, उनसे काफ़ी कर ले ली थी। और उनका कर लेना, जो कर्जा लेना, फिर उनको एक तरह से ब्याज देना, वहाँ की सरकार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कर दे सके। तो उन्होंने जनता पर कर बढ़ाने शुरू कर दिए और जनता ने इसका विरोध किया कि वह और कर नहीं झेल सकती है। अब एकमात्र विकल्प बचा था विशेषाधिकार वर्ग पर कर लगाया जाए। जैसा कि हमने बताया था कि मंत्री नेकर और तुर्गा ने ये कहा था कि विशेषाधिकार पर भी कर लगाया जाए। संकट के निवारण के लिए वित्त मंत्री कोलेन, चलिए यहाँ पर एक नए वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री कोलेन ने अनाज के मुक्त व्यापार और नए कर लगाने का प्रस्ताव कुलीन वर्ग की सभा में रखा, तो सुधारों के विरुद्ध कुलीन सामंत वर्ग संगठित हो गया। जब वित्त मंत्री, उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री रहे कोलिन, उन्होंने कहा कि जो लोग किसान हैं उनके अनाज पर जो मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार उनको मुक्त कर देना चाहिए, मतलब कि अनाज पर कोई कर नहीं देना चाहिए। और जो कुलीन वर्ग है इन पर भी कर लगाया जाए, जिस कारण से जो सामंत थे वो एकजुट हो जाते हैं। उनके विरोध के कारण लुईस 16वें ने कोलन को भी पहले वित्त मंत्रियों की भांति पद से हटा दिया। जैसा कि तुर्गा और नेकर के साथ हुआ था, सामंत वर्ग ने कोलेन का विरोध किया, जिसके कारण से लुईस 16वां ने कोलेन को भी हटा दिया। और नए मंत्री ग्रीन के सुझाव पर, अब नया जो मंत्री बनाया गया उनका नाम है ग्रीन, राजा के प्रस्ताव को पार्लियामेंट के समक्ष पंजीकृत करने के लिए भेज दिया। अब नए मंत्री जो बने ग्रीन, उन्होंने पार्लियामेंट यानी कि वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था रही है, जहाँ पर कुलीनों का ही वर्चस्व था, उससे न्यायाधीश कुलीन हुआ करते थे, उस सुझाव को पंजीकृत करने के लिए भेजा जाता है। तो पेरिस की जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी मजबूत और सबसे बड़ी पार्लियामेंट थी, जिसके सदस्य सामंत वर्ग के थे, ने कर लगाने संबंधी कानूनों को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया।
अब पेरिस की पार्लियामेंट ने ये कहा कि नहीं, हम कर नहीं लगा सकते हैं। सामंत वर्ग इससे भड़क गया। उससे स्पष्ट किया कि राजा को नया कर लगाने का अधिकार नहीं है, केवल राज्य को ही स्टेटस जनरल के माध्यम से कर लगाने का अधिकार है। अब वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, पेरिस की पार्लियामेंट, जो काफ़ी बड़ी पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये कहा कि राजा हम पर कर लगाए, उसकी ये जो है उसका कार्य नहीं है। यदि किसी समाज पर कर लगाना है तो स्टेटस जनरल ही कर सकता था। तो जो कि हम जानते हैं कि जो स्टेटस जनरल के आखिरी बैठक हुआ था 1614 ईस्वी में हुआ था। तो स्टेटस जनरल काफ़ी जो है 150 सालों से बंद था। और यहाँ के जो पार्लियामेंट के जो सदस्य थे सामंत, उन्होंने कहा यदि कर लगाना है तो राजा नहीं लगा सकता है, स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी चाहिए, जो वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा तब कर लगा सकते हैं। इस प्रकार विशेषाधिकार संपन्न सामंत वर्ग ने राजा का विरोध करके फ्रांस को क्रांति को ढकेल दिया। तो माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत अभिजात वर्ग ने की, कुलीन वर्गों ने की, और ख़त्म इसको जनता ने किया था। ठीक है, तो क्रांति जो उत्पन्न हुई थी वह ऊपर से हुई थी। फ्रांस की क्रांति निम्न वर्ग ने शुरू नहीं किया। शुरू कौन किया? सामंत वर्ग ने, कुलीन वर्गों ने। ख़त्म कौन किया? प्रजा वर्ग ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 की प्रमुख घटनाएं। क्रांति की निश्चित प्रारंभिक स्थिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इतिहासकारों ने सामंतों द्वारा सन 1787 से 1789 तक कर लगाने का विरोध और पार्लियामेंट द्वारा स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग के साथ ही क्रांति का प्रारंभ माना है। तो जितने भी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि 1787 से लेकर के 1789 तक जो भी कर लगाने के संबंध में विरोध हुए हैं, और जो पार्लियामेंट थी जो जब उसने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने का, अधिवेशन बुलाने का मांग किया, तभी से जो है क्रांति की उत्पत्ति होती है, क्रांति शुरू होती है। ये इतिहासकार का मानना है। क्रांति काल में रास्पियरे और बाद में कार्ल मार्क्स ने माना कि क्रांति अभिजात वर्ग द्वारा प्रारंभ हुई और उसे जन साधारण ने पूरा किया। तो रास्पियरे, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में एक वर्ग सामने आया था जो काफ़ी विद्रोही वर्ग माना जाता है। चलिए इस वर्ग को हम आगे चल के बताएंगे कि आखिर रास्पियरे ने कौन से वर्ग यानी कौन सा एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसके कारण से इसका विरोध हुआ। ठीक है, तो क्रांति जब चल रही थी तो रास्पियरे ने और बाद में कार्ल मार्क्स, एक विचारक हैं, इन्होंने ये माना कि क्रांति जो है अभिजात वर्ग ने यानी कि कुलीन वर्गों ने शुरू किया था और जनसाधारण ने इसे जो है पूरा कर दिया। स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना सामंतों के विद्रोह के कारण संभव हुआ। तो सामंतों ने विद्रोह किया जिसके कारण से स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। सन 1789 से 1799 के मध्य फ्रांस में जो कुछ भी घटित हुआ वह सभी क्रांति का ही हिस्सा था। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि 1789 से 1799 यानी कि लगभग 11 वर्षों तक जो कुछ भी घटना घटा वह फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित माना जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे स्टेटस जनरल का अधिवेशन। जब सामंतों ने कहा कि नहीं, स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना चाहिए, तो अधिवेशन होता है। फिर इसके बाद टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से मिले जुले टॉपिक हैं। स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की पार्लियामेंट की मांग का जनता द्वारा भारी समर्थन किया गया। जब पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, कर लगाने का जो कार्य है वह स्टेटस जनरल का है, तो जनता ने इसका समर्थन किया कि हाँ, स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी चाहिए। राजा ने पार्लियामेंट को भंग करना चाहा। अब राजा ने सोचा कि जो कुलीन वर्ग से संबंधित पार्लियामेंट है, एक संस्था है, इसको भंग कर दिया जाए। तो कई शहरों में प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन हुआ। अब कई शहरों में विरोध लोग करने लगे। अंततः विवश होकर राजा को स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। अब राजा ने कहा यदि पार्लियामेंट भंग नहीं हो रही है तो स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता का समर्थन था पार्लियामेंट के। जो पार्लियामेंट ने कहा था कि स्टेटस जनरल बुलाना चाहिए तो जनता ने भरपूर समर्थन दिया। इस कारण राजा जो है विवश होकर के स्टेटस जनरल की बैठक बुलाता है। स्टेटस जनरल के चुनाव के लिए पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग अलग अलग बैठक होती थी तथा तीनों अलग अलग निर्णय लिए जाते थे। तीनों मतों में
2 मत एक होने प्रस्ताव पारित होता था। अब स्टेटस जनरल का एक रूल था कि पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और तृतीय वर्ग, ये तीनों की अलग अलग बैठक होती थी बारी बारी, और तीनों की बारी बारी बैठक में जो निर्णय लिए जाते थे, यदि 2 निर्णय यदि किसी ने मान लिए कि नहीं ये सही है, तो इन्हीं दोनों को विजेता घोषित किया जा सकता था। तो यहाँ पर बात ये थी कि स्टेटस जनरल में यदि तीनों वर्ग अलग लगाते आए तो ये था कि पादरी वर्ग और सामंत वर्ग जो एक दूसरे से पूरक हैं, यदि ये मिल गए तो यहाँ निम्न वर्ग जो है क्रांति का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए तीसरे वर्ग को ये पता था कि जो पादरी वर्ग है वह भी कुलीन वर्गों के ही बच्चे हैं, इसलिए दोनों एक होना तय है। तो उस चुनाव में 2:1 का रेशियो से वो चुनाव जीत जाते। इसलिए सन 1789 में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाते समय प्रतिनिधि चुनने की इस पुरानी पद्धति के विरुद्ध तृतीय वर्ग ने विरोध किया। अब तीसरे वर्ग ने कहा कि नहीं, यदि हम अलग अलग आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक साथ बुलाया जाए, जो पुरानी पद्धति है इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। विशेष रूप से यह विरोध जनता द्वारा हजारों की संख्या में अपने प्रतिनिधियों को सुझाव पत्र, समस्याओं की सूची काहिया यानी बुक्स ऑफ ग्रीवेसेस भेजकर व्यक्त किया गया। अब तृतीय वर्ग ने अपने प्रतिनिधियों को ये पत्र कहा कि नहीं, जो स्टेटस जनरल का अधिवेशन अलग अलग होता है इसमें बदलाव करना चाहिए। तृतीय वर्ग के सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई। अब क्या होता है कि तृतीय वर्ग के जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन उनके तीनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सभी प्रतिनिधियों के बहुमत से निर्णय लेने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। यहाँ पर लुईस 16वां जो है ये तो मान लेता है कि चलो ठीक है, तृतीय वर्ग में जिसमें मजदूर, किसान सभी लोग आते हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर देते हैं, परंतु जो निर्णय लेने का अलग अलग जो है प्रावधान है इसको एक नहीं किया जाएगा। लुईस 16वां चाहता था कि अलग बैठक होगी तो हैंडल कर लेगा, परंतु यहाँ तृतीय वर्ग ने कहा कि नहीं, तीनों बैठकें एक साथ होंगी, संयुक्त रूप से बैठक होगा, परंतु इसको जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। 25 वर्ष से अधिक आयु, अब वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि 25 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति राज्य को कर देता था या किसी विशेष कार्य में दक्ष था, मत दे सकता था। अब जो है ये निर्णय लिया जाता है कि तृतीय वर्ग ने एक प्रस्ताव रखा कि 25 वर्ष से जो अधिक के वर्ग यानी 25 वर्ष जो अधिक है, जो कर देता है वह भी चुनाव में यानी कि इसमें भाग ले सकता है स्टेटस जनरल में, और जो कोई कार्य में दक्ष है जिससे कि राज्य में बढ़ोतरी हो रही है, राज्य जो है संपत्ति यानी कि संपन्न हो सकता है, वो जो है इस स्टेटस जनरल में भाग ले सकता है। 5 मई को स्टेटस जनरल का अधिवेशन वर्साय में हुआ। अब वर्साय जो है एक महल है, आप इसको देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, काफ़ी सुंदर महल है। तो 5 मई को स्टेटस जनरल का अधिवेशन वर्साय में होता है। प्रथम मतदान प्रणाली को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। लगभग 1.5 माह तक गतिरोध चलता रहा। अब रही बात कि अब इसमें जो है मतदान कैसे हो, क्योंकि अलग अलग होता, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग और जो निम्न वर्ग है, ये तीनों अलग अलग वोटिंग करते, 3 वोट पड़ता, 3 वोट में से कोई 2 वोट यदि किसी की फेवर में जाता तो उसको एक पारित मान लेते, परंतु यहाँ पर मतदान को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया। 1.5 माह तक लोगों ने गतिरोध जारी रहा कि आखिर मतदान कैसे हो। तृतीय वर्ग ने अन्य वर्गों को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। अब तृतीय वर्ग ने कहा कि बाकी जो वर्ग हैं आप हमारे साथ बैठक कीजिए। विरोध के बावजूद प्रथम वर्ग से कुछ छोटे पादरियों ने तृतीय सदन के साथ बैठना स्वीकार कर लिया। अब जब स्टेटस जनरल की बैठक होती थी तो 3 अलग अलग जो है कैटेगरियाँ बटी थी, सब लोग अलग अलग बैठते थे और वोटिंग करते थे। तो अब तृतीय वर्ग ने कहा कि इन्होंने ऑफ़र दिया कि जो उच्च वर्ग हैं, पादरी वर्ग हैं और जो कुलीन वर्ग हैं, इनमें से जो चाहे हमारे साथ आकर बैठ सकता है। तो पादरी वर्ग 2 कैटेगरी में बटा हुआ था। हमने आपको पहले बताया है कि उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग। निम्न पादरी वर्ग में किसान और मध्यम वर्ग के लोग ही चर्च के पादरी बनते थे। तो इनमें से कुछ लोगों ने निम्न वर्गों के साथ जाने का या तृतीय सदन में बैठने को स्वीकार कर लिया। अंततः 17 जून 1789 को तृतीय सदन ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अब तृतीय सदन ने अपना नाम बदल करके
राष्ट्रीय सभा रख लिया। 20 जून 1789 को जब तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि सभा भवन में पहुँचे तो राजा ने सभा भवन बंद कर दिया, यानी बंद करा दिया। तो अब जो तृतीय वर्ग थे जब ये पहुँचते हैं वर्साई के महल में, तो राजा ने कहा कि उन्होंने भवन को बंद करा दिया जिससे कि वो बैठक वहाँ पर न हो सके। इसके बाद आता है टेनिस कोर्ट की शपथ। तो अब लोग क्या करते हैं कि वहाँ से वापस जाते हैं, परंतु वो अपने घर नहीं गए। उन्होंने एक ऐसे जगह का चुनाव किया जिसको हम लोग टेनिस कोर्ट के नाम से जानते हैं, वहीं पर शपथ ली जाती है। देखते हैं, तृतीय वर्ग ने समीप स्थित टेनिस कोर्ट में सभा करने का निर्णय किया। टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर के प्रतिनिधियों ने शपथ ली कि राष्ट्रीय सभा मतलब जो तृतीय वर्ग अपना नाम बदल कर राष्ट्रीय सभा करा है, देश के लिए नया संविधान बनाने तक भंग नहीं की जाएगी। अब ये जो राष्ट्रीय सभा बनी है वो तब तक भंग नहीं होगी जब तक कि हमारा संविधान नहीं मिल जाता है, एक नया संविधान नहीं बनता है, तब तक ये भंग नहीं की जाएगी। इस प्रकार पहली एक संविधान सभा का गठन स्वतः हो गया। अब यहाँ पर फ्रांस में एक संविधान सभा का गठन भी हो जाता है, यानी राष्ट्रीय सभा ही संविधान बनाएगी, ऐसा कुछ वहाँ पर निर्णय लिया गया। 23 जून 1789 को राजा ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया तथा पृथक पृथक सदन में बैठ करके निर्णय करने को कहा, तो राष्ट्रीय सभा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब राजा ने फिर चाल चलता है कि तीनों वर्गों को अलग अलग बुलाया जाए, उनसे निर्णय लिए जाएं और वोटिंग हो। परंतु तृतीय जो राष्ट्रीय सभा जो बन चुकी है, जो तृतीय वर्ग था या कहा जाए तृतीय स्टेट जो था, वो राष्ट्रीय सभा के रूप में यानी कि राष्ट्रीय सभा तो बन चुका था, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम तीनों लोग जो है संयुक्त रूप से बैठेंगे, संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा, अलग अलग ऐसा नहीं किया जाता। तो इस प्रस्ताव को उन्होंने इनकार कर दिया। 2 दिन के बाद पादरी और कुलीन भी राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो जाते हैं। अंत में 27 जून 1789 को राजा ने तीनों सदनों की संयुक्त बैठक करने की अनुमति दे देता है और राष्ट्रीय सभा को वैधानिक मान्यता मिल जाती है। अब यहाँ पर राजा ने कहा कि ठीक है, राष्ट्रीय सभा को तीनों के साथ जो है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग तीनों मिल करके एक बैठक करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा जो है एक मान्यता प्राप्त सभा बन जाता है। यह जनता की महत्वपूर्ण विजय थी। तो जनता की महत्वपूर्ण विजय होने का मतलब यह है कि जब यह राष्ट्रीय सभा बनता है, इसको समर्थन प्राप्त होता है कुलीन वर्गों का, पादरी वर्गों का, तभी यह यानी कि एक वैध रूप से जो है एक संस्था बनती है। कहने का तात्पर्य है कि कुलीन वर्ग ने समर्थन क्यों दिया, क्योंकि कुलीन वर्ग चाहता था कि स्टेट्स जनरल की बैठक हो और वहाँ पर निर्णय लिए जाएं कि आखिर कुलीन वर्गों पर या विशेषाधिकार वर्गों पर कर लगे या न लगे, इस पे उनको चर्चा करनी थी, जिसके कारण से इन्होंने तृतीय वर्ग का जो है समर्थन दिया था। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस में लांज क्यूलोत द्वारा विद्रोह और बास्तिल का पतन। चलिए, बास्तिल का पतन ये तत्कालिक कारणों में से एक माना जाता है। पेरिस के लोग वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन करने से नाराज़ थे। अब पेरिस के लोग वर्साय में यदि स्टेट्स जनरल की बैठक हो रही है तो नाराज़ क्यों होंगे? जिस समय यह बैठक हो रही थी उस समय फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था, जिससे कि वहाँ की जनता जो है काफ़ी नाराज़ हो गई थी। पेरिस में अकाल के कारण बेरोजगार हुए लोग एकत्र हो गए। इन बेरोजगार और गरीब लोगों को सांत क्यूलोत कहा जाता है। जो बेरोजगार लोग थे, जो गरीब लोग थे, इनको फ्रांस में सांज क्यूलोत कहा जाता था। वे धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। अब जहाँ पूरे देश के जो है नेता इकट्ठा हो रहे हों, वहाँ पर आम जनता ने भी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। उन्होंने 27 जून को कारखाना मालिकों और व्यापारियों पर हमला कर दिया और दंगे बढ़ते गए। तो जो लोग गरीब थे, जिनको सांज क्यूलोत कहा जाता था, उन्होंने कारखाने मालिक और व्यापारी पर हमला किया और दंगे को बढ़ाते रहे। इस समय राजा ने लोकप्रिय मंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया और यही वो समय था जब नेकर ने कहा था कि आपको कुलीन वर्गों पर जो है कर लगाने होंगे। तो उसी समय इनको बर्खास्त कर दिया था। वह तृतीय वर्ग के समर्थन कर रहा था। अब यहाँ पर नेकर जो थे तृतीय वर्ग के समर्थक थे, यानी कहा जाए कि ये कुलीन वर्गों पर कर लगाने के पक्षधर थे।
सन 1781 में पद से हटाने के बाद 1789 में पुनः वित्त मंत्री बनाया जाता है। अब जिस समय उन्होंने पद को इस्तीफा दिया था या हटाया गया था उस समय मंत्री हुआ करते थे, परंतु 1789 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता है। और रानी और राज परिवार के कई सदस्य उनके विरोधी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कुलीनों पर कर लगेगा, तो रानी और सामंत वर्ग भी इनके विरोधी हो गए थे। 11 जुलाई को नेकर ने जब सुझाव दिया कि राज परिवार को अपने व्यय को सीमित करना चाहिए। अब 11 जुलाई का दिन आता है, नेकर ने ये कहा कि जो राज परिवार है, जो रानी अपने दास दासियों पर ज़्यादा खर्चे करती हैं, इनको अपने व्यय को सीमित करना चाहिए। तब उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे पेरिस की जनता को यह विश्वास हो गया कि राजा कोई कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। 13 जुलाई 2 दिन के बाद 1789 को यह अफवाह फैल गई कि विद्रोहियों का दमन करने के लिए पेरिस में सैनिकों को भेजा जा रहा है। तभी एक पत्रकार आता है जिसका नाम है दैमुले, अपने उत्तेजित भाषण में जनता को हथियार जमा करके सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। दैमुले ने यह कहा कि यदि सैनिक आते हैं तो जनता को तैयार हो जाना चाहिए कि उनके विद्रोह को कैसे सामना किया जाए, सैनिकों को कैसे पीछे ढकेला जाए। एक उत्तेजित भाषण देता है, जनता ये समझ जाती है कि नहीं अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए। और इसका परिणाम ये निकलता है, इससे उत्तेजित होकर लोगों की भीड़ ने पहले पेरिस में हथियार को लूटा और उसके बाद हथियार पाने के उद्देश्य से 14 जुलाई सन 1789 को बास्तील के किले की ओर बढ़ी। बास्तील का जो किला था एक जेल था। इसमें काफ़ी कई राजनयिकों को इसमें कैद किया गया था, कुछ मुजरिमों को भी कैद किया गया था, कुछ क्रांतिकारियों को भी कैद किया गया था। तो जनता वहां से आगे बढ़ती है और 14 जुलाई सन 1789 को बास्तील के किले पर आक्रमण कर देती है। किस कारण से? हथियार को लूटने के लिए। उनको मानना था कि जेल है तो हथियार होगा। उत्तेजित भीड़ ने किले पर हमला कर दिया। 4-5 घंटे संघर्ष चले और कई लोग मारे गए। भीड़ ने किले के अधिकारियों को मार डाला और बंदियों को रिहा कर दिया तथा किले में स्थित हथियारों को लूटकर किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया कि यदि किला रहेगा तो लोग बंदी बनाए जाएंगे, इसलिए किले को ही तोड़ दिया जाए। तो 4-5 घंटे में उन्होंने किले को भी तोड़ डाला। इस किले का पतन निरंकुशता पर विजय का प्रतीक माना जाता है। क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। जब फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आज भी छुट्टी होता है, 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा पुराने झंडे के स्थान पर क्रांति का नया तिरंगा झंडा अपना लिया गया। तो फ्रांस में तिरंगा आज भी है। राजा लुई 16वें को इस परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए कहा गया, तो उसने 17 जुलाई को 14 को आक्रमण होता है बास्तील किले पर। 17 जुलाई को पेरिस आकर इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जाता है। इस घटना को एक तंत्र की पराजय और स्वतंत्रता की विजय माना जाता है। अब जब 17 जुलाई को लुई 16वां आकर के इसको मान लेता है कि नहीं, यहाँ पर एक तंत्र की पराजय हो जाती है। कहने का मतलब है कि बास्तील किला टूटता है, जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें एक तंत्र को ये फोर्स किया जाता है कि आप आइए इन परिवर्तनों को मानिए। तो यहाँ पर लुई 16वां आ करके ये मानता है कि नहीं, जो भी परिवर्तन हुआ है वो कानूनी तौर पर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि एक तंत्र की पराजय हो गई और स्वतंत्रता की विजय हो गई। बास्तील की घटना का विशेष महत्व है। इस घटना के पश्चात जनता को सामंतों और विरोधियों पर सीधी कार्रवाई करने का मौका मिल गया। अब जनता ने क्या किया, सामंतों के ऊपर और विरोधियों के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय संवैधानिक सभा सन 1789 टू 1791। राष्ट्रीय सभा ने अगस्त सन 1789 से सितंबर 1791 तक शासन में सुधार और कई महत्वपूर्ण कार्य किए और फ्रांस का पहला लिखित संविधान तैयार किया। तो राष्ट्रीय सभा जो कि निम्न वर्गों ने बनाया था, जिसमें तीनों समुदाय मिले थे, उन्होंने इन 2 वर्षों के उपरांत शासन व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए और फ्रांस को पहला लिखित संविधान भी दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। सामंती विशेषाधिकारों का अंत हो जाता है। जो सामंत थे, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनको भी वो खारिज कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। इसी को लेकर के क्रांति हुई थी। इसी को लेकर के स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी
तो राष्ट्रीय सभा ने इसको भंग कर दिया, इनके विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया, सभी जनता को एक बराबर कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने 4 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त आता है, को एक समिति ने राज्य की अशांति और अराजक दशा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और न्वाइक नामक एक कुलीन ने अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है न्वाइक, वो आकर के 4 अगस्त को अपने विशेषाधिकारों का त्याग करता है। इसको देख के बहुत सारे लोग जो है सामंत लोगों ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग कर दिए और काफ़ी सामंत जो है कुलीन वर्ग के लोग भाग करके फ्रांस से बाहर चले जाते हैं। जिनको विशेषाधिकार नहीं लौटाना था वो तो बाहर चले गए। तब राष्ट्रीय सभा ने प्रस्ताव पारित करके सभी नागरिकों को एक समान कर व्यवस्था लागू की और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। सदियों पुरानी व्यवस्था जो क्रांति का प्रमुख कारण बनी थी, अंत हो गया। तो यहाँ पर असमान कर देना, विशेषाधिकार प्राप्त होना, इसका अंत कर दिया जाता है। राष्ट्रीय सभा ने इनका अंत कर दिया। नेक्स्ट आता है मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। अब सुधार कार्य चल रहे हैं, तो देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा ने अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होकर 27 अगस्त सन 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की। उसमें उन सभी सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया जिनके आधार पर राष्ट्रीय सभा संपूर्ण शासन प्रणाली में सुधार करना चाहती थी। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार दिया गया। तो मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा में पहला घोषणा था कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएं। मुआवजा दिए बिना किसी की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है। सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। कोई भी राजघराना या फिर कुलीन वर्ग इस पर हावी नहीं होगा। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ लेखन, भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता दी जाएगी। समस्त जनता को समान न्याय और समान कानून का अधिकार दिया जाएगा और किसी को गैर कानूनी ढंग से कैद नहीं किया जाएगा। इस घोषणा ने क्रांति को व्यापकता प्रदान की और समस्त विश्व को प्रभावित किया। जब ये समानता का अधिकार दिया गया तो पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित हुआ। पेरिस की महिलाओं का वर्साय अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये महिलाओं द्वारा किया गया था। 4 अगस्त के निर्णय तथा मानव अधिकारों के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में राजा लुई 16वां देरी कर रहा था। यहाँ पे 16वां रहेगा, ठीक है। तो 4 अगस्त यानी जुलाई में तो उस किले को तोड़ा जाता है। किले को तोड़ने के बाद 4 अगस्त को लोगों ने नागरिकों अधिकार के लिए बहुत सारे जो है उन्होंने प्रस्ताव रखे, जिसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने में लुई 16वां देरी कर रहा था। जनता को भय था कि लुई 16वां क्रांति के विरोधियों के साथ मिल करके क्रांति दमन करना चाहता है और इसके लिए पेरिस में सेना भेज सकता है। तो लुई 16वां यानी कि जब लगभग ये 15-20 दिन, 1 महीना बीतता है तो लोगों को आशंका होती है कि आखिर देरी क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो निरंकुश राजा है वह क्रांतिकारियों को दमन के लिए सैनिक भेज दे या उनके विद्रोहियों को भेज दे। 1 अक्टूबर को वर्षा में शानदार दावत का आयोजन किया जाता है। तो जुलाई में होता है किले पर आक्रमण, बास्तिल किला तोड़ा जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद वर्साय में शानदार दावत का आयोजन किया गया। आप जानते हैं कि फ्रांस में 3/4 भाग तो दावत पे चले जाते थे, संबंध सुधारने में चले जाते थे, संधि करने में चले जाते थे, युद्ध में चले जाते थे। तो 1 अक्टूबर को वर्साय के महल में दावत का आयोजन किया गया, जबकि पेरिस में अन्न की कमी थी। अब यहाँ पर वर्साय का महल जो पेरिस से काफ़ी दूर था, वहाँ पर जो है दावत का आयोजन किया गया। पेरिस की जनता अकाल के कारण भूखों मर रही थी और उसी समय रानी ने, जो रानी मैरी एंतोइन है, इन्होंने ये कहा था कि फ्रांस की जनता को यदि रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खाओ। इससे जनता और चिढ़ गई थी। 5 अक्टूबर सन 1789 को पेरिस की कई हजार स्त्रियों ने वर्साय में जाकर महल को घेर लिया। तो 5 अक्टूबर सन 1789 को कई हजार महिलाएं जो है वर्साय महल को घेर लेती हैं और वहाँ पर नारे देती हैं कि हमें रोटी दो। ये नारे लगा रही थी, हमें रोटी दो। इसके साथ कई आंदोलनकारी भी मिल गए थे। आंदोलनकारी अभी इसका जिक्र करेंगे हम लोग। 6 अक्टूबर को इन लोगों ने, एक दिन के बाद,
वर्साय के महल पर अधिकार कर लिया और राजा था उनके परिवार को पेरिस में चलकर रहने को विवश किया कि चलिए जैसे हम रहते हैं आप भी वैसे ही रहिए। तो पेरिस उनको बुला लिया जाता है। राजा को तुइलरी के महल में रखा जाता है। जो तुइलरी का महल है, इनको राजा और रानी को रहने का वहाँ पर व्यवस्था किया जाता है। 16 अक्टूबर को 10 दिन के बाद राष्ट्रीय सभा को भी पेरिस ले जाया गया। जो राष्ट्रीय सभा थी, जो नई नई अभी बनी थी, इसको भी 10 दिन के बाद पेरिस लेकर आ गए लोग। पेरिस क्यों? क्योंकि जो राजा यहाँ रहेगा वहाँ पर राष्ट्रीय सभा रहेगी, क्योंकि इनको हस्ताक्षर देना होता था। राजतंत्र का अंत और अंतरिम सरकार का गठन। तो अब जो है व्यवस्थापिका सभा ने 11 अगस्त 1792 को, यहाँ से 2-3 साल के बाद 11 अगस्त सन 1792 को राजा 16वें को निलंबित कर दिया तथा गणतंत्र की स्थापना की। नवीन संविधान का गठन करने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का चुनाव करने के निश्चय किया गया। तो 1792 ईस्वी में लुई 16वें को निलंबित कर दिया गया कि वो राजा अब नहीं रहेंगे। अब जो है यहाँ पे एक नए संविधान का गठन किया गया और राष्ट्रीय सम्मेलन का चुनाव करने का निश्चय किया गया। इसके बाद आता है कि राजा को मृत्युदंड। लुई 16वें के विरुद्ध उनके महल में प्राप्त गुप्त पत्रों से उनके विद्रोह के प्रमाण मिले। अब लोगों ने जब देखा कि उनके महल में बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि ये देश के साथ राजद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, अतः अब औपचारिक मुकदमे के बाद राजा को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और 16 जनवरी सन 1793 को राजा को मृत्युदंड देने के प्रश्न पर मतदान होता है और सम्मेलन ने राजा को बहुमत के आधार पर मृत्युदंड दे दिया। राजा लुई 16वें को देशद्रोही घोषित किया गया और 21 जनवरी 5 दिन के बाद 1793 को उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। अब यहाँ पर एक आता है हथियार का नाम गिलोटिन। गिलोटिन एक हथियार है जिसको बनाने का श्रेय गिलोटिन को भी जाता है। इसमें क्या होता था कि एक लोहे का चैम्बर होता था जिसमें एक व्यक्ति को खड़ा करके एक धारदार ब्लेड से उनका गर्दन काट दिया जाता था, यानी धड़ से सर को अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन चढ़ा करके इनके सर को काट देना ही ये मृत्युदंड था। तो राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है आतंक का शासन। इस समय बाहरी और आंतरिक विरोध के कारण संपूर्ण देश में अराजकता फैली थी। सम्मेलन के अंदर भी दलगत संघर्ष व्याप्त थे। जैसा कहा जा रहा है कि जब लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया उस समय देश के अंदर भी और देश के बाहर भी बहुत सारे विरोध हो रहे थे। जो विदेशी निरंकुश शासक थे वह विरोध कर रहे थे कि यदि लुई 16वां यदि जनता के द्वारा या फिर कहा जाए उसको गिलोटिन में चढ़ा दिया गया है तो हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, जिससे भी उनको डर था कि हमारे यहाँ भी क्रांति हो सकती है, जिसके कारण से वो काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। नेक्स्ट था आंतरिक विरोध। आंतरिक विरोध में ये था कि जो सदस्य थे राष्ट्रीय दल के वो चाहते थे कि कुछ लोग का मानना था कि लुई 16वां को फांसी दे दिया जाए या गिलोटिन चढ़ा दी जाए। कुछ लोग का ये मानना था कि नहीं, उसको जेल में कैद करके रखा जाए, उसको मारा न जाए। तो इस प्रकार भी लोगों के बीच में कई दल बन गए थे और संघर्ष आपस में व्याप्त हो गया था। जीरोदिस्ट और जैकोबिन के मध्य संघर्ष में अंततः जैकोबिन विजयी हो गया। जीरोदिस्ट क्या थे? एक तरह से ये ऐसे संगठन थे जो उदारवादी थे और जबकि जैकोबिन जो थे ये उग्रवादी थे। इन दोनों में भी संघर्ष चल रहा था कि क्या किया जाए। अंततः लास्ट में जैकोबिन की जीत होती है क्योंकि इनको जनता का समर्थन मिलता है। उन्होंने पेरिस की जनता की सहायता से 2 जून 1793 को जीरोदिस्ट दल के 21 प्रमुख सदस्यों को बंदी बना करके शासन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अब जैकोबिन का जो सदस्य था, आप लोग जानते हैं कि जैकोबिन के जो सदस्य थे रॉबespierre, इन्होंने क्या किया कि जीरोदिस्ट के 31 सदस्यों को, जो प्रमुख सदस्य थे, इनको बंदी बनाया और पूरे शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था। क्रांति के विरोधियों से भय उत्पन्न करने और गणतंत्र को अस्थायी बनाने के लिए जैकोबिनों ने आतंक के राज्य की स्थापना की। अब जैकोबिनों को ये लगता था कि जो हमारे क्रांति के विरोधी हैं उनमें यदि भय नहीं होगा तो पुनः जो है आक्रमण करेंगे या फिर पड़ोसी राजाओं से सहायता लेंगे और हम पर आक्रमण करके फिर से यहाँ पे जो गणतंत्र कायम है इसको ख़त्म कर देंगे। जिसके कारण जैकोबिनों ने आतंक के राज्य की स्थापना की और यह शासन जून 1793 से
जुलाई 1794 तक चलता रहा और इसका जो प्रमुख बना उसका नाम था दांते। दांते जो है जैकोबिनों का यानी कहा जाए कि उस समय का प्रमुख था। चलिए, इस आंतरिक सरकार ने 2 महत्वपूर्ण समितियां गठित की। जो आंतरिक सरकार बनी, आतंकी सरकार बनी, जो आतंकी सरकार बनी, इसने 2 समितियां बनाई। पहली समिति का नाम उन्होंने जन सुरक्षा समिति रखा और दूसरी समिति का नाम है सामान्य सुरक्षा समिति। जन सुरक्षा समिति का प्रमुख जो है राब्सपियरे था। यह समिति व्यावहारिक रूप से सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता उसके पूर्ण नियंत्रण में और आतंक के अधीन हो गए। इस समिति ने अपने विरोधियों पर अनेक अत्याचार किए और हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया। तो जो जन सुरक्षा समिति थी, इसका प्रमुख जो है राब्सपियरे था, जो आतंकी जो सरकार बनी थी इसका एक प्रमुख था। तो अपने विरोधियों को, काफ़ी लोगों को इसने गिलोटिन पर चढ़ाया, मार डाला, जिससे कि आतंक की सरकार का मतलब कि ये निरंतरता चलती रही। विरोधियों पर अनेक अत्याचार किए गए, हजारों लोगों को मारा गया, जैसा कि आप देखिए, ऊपर देख ही रहे हैं। सामान्य सुरक्षा समिति जो थी, इसका कार्य क्या था? पुलिस का कार्य करती थी। ये सामान्य सुरक्षा समिति जो है पुलिस का कार्य करती थी। उसने अनेक लोगों को जेलों में डाल दिया, जहां से उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाता था और क्रांति विरोधियों को दंडित करने के लिए क्रांतिकारी न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा आतंक का शासन स्थापित हो गया। अब जो है, जब लोगों को जेलों में डाला गया और एक न्यायालय ऐसी बनाई गई हो जो क्रांतिकारी विरोधी हो, तो ऐसे जगहों पर लोग असुरक्षा महसूस करने लगे। यानी कहा जाए कि आतंक का शासन जो है वो पूर्णतः मान्य हो गया। इस दौरान राज परिवार के सदस्यों और हजारों की संख्या में क्रांति विरोधियों तथा अंत में कुछ जीरोदिस्त सदस्यों को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। तो जैकोबिनों ने क्या काम किया? 3 लोगों को उन्होंने मारा, राज परिवार के लोगों को, क्रांति के विरोधियों को और जीरोदिस्त के सदस्य जो थे, जो उदारवादी थे, इनको उन्होंने गिलोटिन में चढ़ा करके इनको मार डाला। और 28 जुलाई सन 1794 को राब्सपियरे की मृत्यु के साथ ही आतंक के शासन का अंत हो जाता है और लोग जो है एक चैन की सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम लोगों को आगे 3 चीज़ें और पढ़ना था, जिसमें थे कि आपको राष्ट्रीय संवैधानिक सभा जो 1789 को स्टार्ट हुई और 1791 तक चला। इसमें आपको पढ़ना था कि सामंती विशेषाधिकार का अंत किया गया, मानवता नागरिकों को अधिकारों की घोषणा की गई, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, और वर्साई के महल में जो है महिलाओं का जो है अभियान चलाया गया। आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें कि कृषि के बारे में और जो व्यापार संबंधी जो है प्रमुख कार्यों को किया गया। पादरियों के कानून और मठों का अंत कर दिया गया और 1791 में एक संविधान का निर्माण किया गया और राष्ट्रीय सभा का मूल्यांकन किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय सभा भी उस समय ज़्यादा उचित नहीं थी और उसमें भी कमियां थी, तो उसका जो है उन्होंने मूल्यांकन किया। दूसरा कार्य उन्होंने किया विधानसभा का, जो 91 यानी 1791 में बना और 92 तक जो है काफ़ी कार्य किया। इसमें क्या सुधार किए गए? विधानसभा में दलबंदी की गई। दलबंदी में क्या, जीरोदिस्त और जैकोबिन्स और विधानसभा के सदस्य, यानी 3-4 कैटेगरियाँ इसमें बटी थी। विधानसभा के समक्ष जो समस्याएं थी उनको देखा गया। यूरोपीय राष्ट्रों से युद्ध हुआ, क्योंकि जिस समय लुई सुलामा को फांसी दी जा रही थी या फिर गिलोटिन चढ़ाया जा रहा था, उसके पहले जो है यूरोपीय राष्ट्रों ने यह कहा था कि यदि आप राजा को मारते हैं तो हम आप पर आक्रमण करेंगे और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो उस समय एक युद्ध होता है, उस समय जो है फ्रांस हार जाता है, परंतु फ्रांस को ज़्यादा क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट है राजतंत्र का अंत होता है और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इस अंतरिम सरकार के गठन में जैकोबिनों का जो है इस पर कब्जा हो जाता है। क्यूमेन और सितंबर का हत्याकांड होता है, जिसमें कि राज परिवार के सदस्यों को और कुछ जीरोदिस्त और कुछ जो है कुछ क्रांतिकारी विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ाया जाता है। नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन का जो 1792 से 1795 तक चला था, इसमें राष्ट्रीय सम्मेलन की बहुत प्रमुख समस्याओं को देखा गया। राजा को मृत्युदंड दिया गया और यूरोपीय राष्ट्रों से फिर से युद्ध होता है, क्योंकि राजा को जो है गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। तो अब यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो है यूरोप के राष्ट्रों से युद्ध किया और यहाँ पर उनको जीत हासिल होती है। आतंक का शासन स्थापित होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। और इसके बाद आता है चौथा पार्ट, जो अभी आपको हमें पढ़ाना है। निदेशक मंडल 1795 से 1799 तक काम करता है और यहाँ पर नेपोलियन का उदय होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन। ठीक है,
तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।